नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर बच्चा आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी का इस छोटे से परिवार में स्वागत है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही हो। ठीक है, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल जुड़ गया हूं। देखो बच्चा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अंतरराज्यीय संबंध यानी अंतरराज्यीय क्या होता है, जो दो स्टेटों के बीच में रिलेशन होता है वही क्या होता है, अंतरराज्यीय संबंध। यानी सीधी सी भाषा में कहें, दो राज्यों के बीच में जैसा भी संबंध है वही है अंतरराज्यीय संबंध। ठीक है, उसी अंतरराज्यीय संबंध के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और मुख्यतः हमने 5 टॉपिक पे चर्चा करने के लिए बताया था। एक बताया था अंतरराज्यीय जल विवाद समझौता, जो आर्टिकल 262 के तहत आता, और एक दूसरा बताया था अंतरराज्यीय परिषदें, जो आर्टिकल 263 के तहत आता। और उसके बाद आपकी तीसरी और चौथी, पांचवी बातें थी आज जो हमें पढ़नी है। मैंने बताया था अंतरराज्यीय जल विवाद समझौता और अंतरराज्यीय परिषदें के बारे में हम कल बात करेंगे, और पहले लेक्चर में उसके बारे में बात की है, दूसरे लेक्चर में आज हमें इसके बारे में बात करनी है। तो जानते हैं कि ये क्या है, लोक अधिनियम क्या है, दस्तावेज क्या है तथा न्यायिक प्रक्रिया क्या है। देखो बेटा, देखो दोस्तों, जब भी क्या होता है कि एक स्टेट होता है, भाई मान लो उत्तर प्रदेश है, तो इसकी अपनी एक सीमा है। अपने उत्तर प्रदेश अपने यहाँ पे जो कानून बनाएगा वो एमपी में तो लागू नहीं हो सकता है, या मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो सकता, या छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो सकता, दिल्ली में लागू नहीं हो सकता। परंतु अगर केंद्र के संबंध से कोई भी कानून बनाया जाए तो वो पूरे भारत में लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता, लागू हो सकता है। इसीलिए ये बताया गया जो लोक अधिनियम है ये, और दस्तावेज जो कानूनी दस्तावेज है तथा न्यायिक प्रक्रिया जो है, इसको क्या किया जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बनाते हुए प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि सभी राज्यों में, सभी देशों में, सभी राज्यों में इसको क्या किया जा सके, स्थापित किया जा सके। यानी ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, लोक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रिया जितनी है, ये सारी चीजें कहाँ पे हो, सभी राज्यों में लागू हो सके। लेकिन ये क्या होता है कि जैसे प्रत्येक राज्य के अपने लोक अधिनियम होते हैं, अपने दस्तावेज होते हैं, अपने प्रक्रिया होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको इस उपलक्ष्य में लगाया जाए ताकि किसी भी चीज का हनन ना हो। यानी किसी भी प्रदेश की जनसंख्या का, किसी भी प्रदेश की जनता का, या किसी भी प्रदेश के मूल्य ढांचे का हनन न हो। यानी सीधी सी भाषा में कहें कि कोई भी कानून किसी भी प्रदेश में बना हो, किसी भी चीज का हनन ना हो तो वो लागू होगा। इसलिए बताया कि ये जो लोक अधिनियम है, लोक मतलब लोगों के लिए बना कानून, तो ये लोक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रिया, ये चीजें जो हैं किसी भी राज्य की होंगी लेकिन वो लागू हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरी बात क्या बताई गई, अंतरराज्यीय व्यापार तथा समागम। देखो, अंतरराज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य, तो देखो हम बेटा, देखो दोस्तों, जो अंतरराज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य मतलब क्या है कि एक राज्य से दूसरे राज्य पे कोई सामान ली जा रही है, भेजी जा रही है, जो भी हो रहा, आदान प्रदान हो रहा है, ये क्या कहलाता है, अंतरराज्यीय क्या कहलाता है, व्यापार तथा वाणिज्य। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अंतरराज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य। अब इस प्रक्रिया में क्या होगा, तो देखो हमारे यहाँ जो संविधान है, संविधान का भाग 13 क्या कहता है, संविधान का भाग 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक क्या बताया गया है, व्यापार की बात बताई गई, यानी अंतरराज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य की बात बताई गई है। सीधी सी भाषा में कहें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ये जो आर्टिकल 301 है यही कहता है कि यानी संविधान, भारत का संविधान ये स्वतंत्रता देता है कि एक राज्य दूसरे राज्य से स्वतंत्र पूर्वक, पूर्णतः स्वतंत्र पूर्वक क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। ठीक है, हालांकि कुछ उसमें क्या दिए गए हैं, कुछ उसमें ऑब्सेप्शन दिए गए, एक्सेप्शन दिए गए, अपवाद दिए गए, जिसमें कि मतलब किसी जनता का विरोध ना हो, या किसी भी क्षेत्र का विरोध ना हो, या किसी के लिए हनन ना हो, इन सब चीजों को अपवाद दिए गए हैं। ठीक है, तो यानी सीधी सी भाषा में कहें कि अंतरराज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, भाग 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 301 से 307 तक दिया गया। और इसका सीधा सा मतलब यही है, अनुच्छेद 301 यही कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य को एक स्थान में, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने की स्वतंत्रता है, वो चाहे केंद्र शासित हो, चाहे शासित क्या हो, चाहे प्रदेश शासित हो, कोई भी राज्य हो, आप प्रत्येक जगह पे क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। स्वतंत्र पूर्वक समागम, आपको पूरी स्वतंत्रता है, उसमें कहीं आपका रोक नहीं। सिर्फ और शर्त क्या है, शर्त यह है किसी भी चीज का हनन ना होना चाहिए यहाँ पे भी। ठीक है, और उसके बाद आता है क्षेत्रीय परिषदें। ये जो क्षेत्रीय परिषद है ये क्या होती है, तो देखो वर्तमान में भारत में मुख्यतः 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। लेकिन जो क्षेत्रीय परिषद है ये क्या 1956 का जो अधिनियम आया था, कौन आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन
गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत आया था, इसको बनाया गया था। और इसका सीधा सा मुख्यतः जो क्षेत्रीय परिषद है, इसमें क्या किया गया है, इसमें छोटे छोटे राज्यों को मिलाया गया, जैसे कि 5 राज्यों को 6 राज्यों को मिलाया है, 5-6 राज्य एक साथ हो गए, एक काम हो गया उत्तर का, उत्तर क्षेत्रीय हो गया, फिर पूर्वी क्षेत्रीय हो गया, ऐसे परिषदें हो गई। उनमें कई सारे राज्य जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ऐसे कुछ क्षेत्र, एक क्षेत्र के राज्य हो गए, वो उत्तर के हो गए, कुछ दक्षिण में हो गए तो दक्षिण वाले, यानी सीधी सी बात क्या है, तो जो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं पूरे भारत में, ठीक है, एक क्षेत्रीय परिषद में 4 से 5 राज्य हो सकते हैं। उनकी स्थापना कब हुई उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। और कुछ नहीं है, यानी लोक अधिनियम में हमने क्या समझा कि एक ऐसा कानून, एक ऐसा दस्तावेज जो एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया जो पूरे भारत में प्रत्येक राज्य द्वारा बनाया भले ही जा रहा है, लेकिन सब जगह पे लागू हो सकता है। दूसरी बात, अंतर्राज्यीय व्यापार वारिस, यानी अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक की बात में बताया गया है। भाग 13 के अंतर्गत जो आता है, क्या बताया गया, अनुच्छेद 301 यही कहता है, अनुच्छेद 301 क्या कहता है, अनुच्छेद 301 बेटा यही कहता है, अनुच्छेद 301 बेटा यही कहता है कि भारत का कोई भी राज्य एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है। सिर्फ और सिर्फ किसी राज्य की गरिमा की कमी ना होनी चाहिए, यानी गरिमा की हनन ना होना चाहिए, ठीक है, उसका हनन ना होना चाहिए, किसी भी राज्य की गरिमा का हनन ना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें मतलब छोटे छोटे राज्यों के द्वारा मिलकर एक समन्वय बनाया गया, एक गठन बनाया गया, उसको क्षेत्रीय परिषदों में कह दिया गया, जो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ ही इसका निर्माण किया गया था। वर्तमान में भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिनको हम एक क्रम के वाइज समझते हैं, चार्ट के माध्यम से समझते हैं, बस यही है छोटा सा। चलिए आगे एक चार्ट के माध्यम से चलिए, चलो बच्चे एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उसमें देखते हैं पूर्वोत्तर में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, कौन कौन से राज्य शामिल, ठीक है, और उनका मुख्यालय कौन कौन सा, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो एक तरफ हमने नाम लिख दिया, दूसरी तरफ राज्य लिख दिया, तीसरी तरफ क्या लिख दिया, उनका मुख्यालय लिख दिया, ठीक है। तो देखो बेटा सबसे बड़ी बात, तो पहली बात जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, यानी पहली जो परिषद है क्या, उत्तर क्षेत्रीय परिषद है। ये हमारी क्या है, क्षेत्रीय परिषदें हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या क्षेत्रीय परिषदें, यानी क्षेत्रीय परिषदें के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने पहली क्या देखी, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, पहली क्या देखी, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली उत्तर में, यानी वही क्षेत्र होंगे जो उत्तर में होंगे, ठीक है। तो पंजाब उत्तर में आता है, हरियाणा आता है, दिल्ली आता है, जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, चंडीगढ़, ये जितने स्टेट है कहाँ आते, उत्तर में आते। तो यही सब कहाँ हो गए बच्चा, ये सब कहाँ हो गए, उत्तरी क्षेत्र परिषद में, ठीक है। यानी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और चंडीगढ़, ये कहाँ पे आते हैं, राजस्थान, याद रखना राजस्थान भी कहाँ आता है, उत्तरी क्षेत्र में, क्योंकि चंडीगढ़ तक तो तुम्हें डाउट नहीं, लेकिन जब राजस्थान आता तो थोड़ा निचले में आ जाता ना, क्योंकि एमपी छुआ हुआ तो तुम लोग को लगेगा डाउट, इसलिए याद रखना कि राजस्थान जो है ये भी कहाँ पे है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद में देख लो वही राज्य होंगे जो मध्य में होंगे, तो मध्य में एमपी पहली बात, तो दूसरा यूपी, तीसरा यूके और चौथा क्या, छत्तीसगढ़। CHH का मतलब क्या है, छत्तीसगढ़। यानी मध्य क्षेत्रीय परिषद में एमपी है, यूपी है, यूके है और क्या है, उड़ीसा, सॉरी छत्तीसगढ़ है, ठीक है। यूके के बाद क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इलाहाबाद है। और उसके बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा। ये वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, बीवी मतलब वेस्ट बंगाल, जिसका मतलब क्या होगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। यानी वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल है, क्या मतलब वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का मतलब क्या है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल का मतलब क्या है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। यानी वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। उड़ीसा का मतलब क्या है, उड़ीसा है, कोलकाता, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता। यानी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता, ठीक। उसके बाद क्या, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एंड दमन दीव, ठीक है, दमन और दीव दोनों, ठीक है, दादरा नागर हवेली, ठीक, जो बाद में मिल गया इसमें ऐड हो गया, ठीक है। यानी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, दमन दीव है, दादरा नागर हवेली, और इन सबका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। इन सबका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, ठीक है। कहाँ मुख्यालय सबका, मुंबई, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, जो अंतिम क्या है, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। इसका में कौन कौन से राज्य, कर्नाटक है, KR लिख लो, तमिलनाडु, ठीक है, और एपी मतलब आंध्र प्रदेश, एपी मतलब बच्चा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, इसका जो है तेलंगाना।
और उसके बाद पुडुचेरी और केरल, और इस सब का हेडक्वार्टर का है चेन्नई, यानी तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई। ये समझ में आया। बताया देते हो 5 क्या है क्षेत्रीय परिषद। भारत में वर्तमान समय 5 क्षेत्रीय परिषद है, जिसमें क्या उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और क्या दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। उनमें से ये सारे राज्य को बंटवारा कर दिया गया, ये उनके हो गए मुख्यालय। यानी उत्तर क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय कहाँ है? अगर एग्जामिनर तुमसे पूछ ले उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, तो क्या बताओगे? नई दिल्ली। और सबसे खास बात और अंतिम महत्वपूर्ण बात यही है कि जितनी भी ये सारी परिषदें ये कैसी सांविधिक हैं, संवैधानिक नहीं है। तो देख लो, सांविधिक का मतलब यही होता है जो संसद द्वारा कानून बनाए, यानी इनको संसद द्वारा बनाया गया है, ना कि संविधान द्वारा। संवैधानिक का मतलब जो संविधान में निहित है, सांविधिक का मतलब जो संसद द्वारा कानून बनाया गया, बस यही जानो, ठीक है। और असंवैधानिक का मतलब जो कहीं पर भी निहित नहीं है, ठीक है। यही था क्या? अंतरराज्यीय संबंध। और अंतरराज्यीय संबंध में हमने क्या पढ़ा आज? लोक निर्माण, ठीक है, दस्तावेज, कानूनी प्रक्रिया। दूसरा क्या पढ़ा? अंतरराज्यीय व्यापार और तथा वाणिज्य। और चौथा जो पढ़ा, जो अंतिम पढ़ा, यानी 5वां क्या पढ़ा, यानी तीसरा क्या पढ़ा? तीसरा आज के उसमें और पूरा ओवरऑल में क्षेत्रीय परिषद के बारे में देखें 5वां। यानी भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद है? 5 क्षेत्रीय परिषद है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। उनके मुख्यालय दिए हैं और उनके राज्य दिए हैं। मुख्यालय क्या? दिल्ली है, इलाहाबाद, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, यानी वही 5 बड़े महानगर हैं जो चर्चा में रहते हैं, बस और कुछ है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। बहुत इजी लेक्चर था, आज की कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ में आया। अगर नहीं समझ में तो इसका पहला वाला लेक्चर देखो, यानी कि आप पहला वाला लेक्चर नहीं देखे इसलिए आज का समझ नहीं आया, ठीक है। तो जाओ पहला वाला लेक्चर देखो, फिर उसके बाद इसको देखो। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा हो। लाइक करना, शेयर करना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, आज इतने ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।